नमस्ते दोस्तों, हाउ आर यू। केमिकल थर्मोडायनामिक्स पार्ट फिफ्थ। दोस्तों आज की इस पार्ट में हम लोग देखेंगे एंट्रोपी एंड गिब्स एनर्जी। दोस्तों इस पार्ट को समझने के लिए आपको इस टॉपिक की पूरी सीरीज को देखना है। टॉपिक को डरना नहीं है, टॉपिक इस टफ भी रहा तो भी बहुत सिंपली अगर आपने पूरी की पूरी पार्ट्स देखे हैं, आई होप कि आप लोग उस टॉपिक का पूरा डर आपका निकल जाए। सो लेट अस स्टार्ट द एंट्रोपी एंड गिब्स एनर्जी। दोस्तों एंट्रोपी एंड गिब्स एनर्जी पढ़ने के पहले हमने बहुत सारे रिएक्शंस को अभी तक देखा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, बहुत सारे टर्म्स हम लोगों ने देखे हैं। दोस्तों इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि जो रिएक्शन अपनी गिवन डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाती है विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। जो सेकंड पॉइंट आप लोग देख रहे हो, यानी कि जब तक एक्सटर्नल एजेंट्स उसके ऊपर वर्क नहीं करता है, स्टिमुलेट काम नहीं करता है, जब तक वो रिवर्स नहीं आती है। यानी कि दो रिएक्शन अपने गिवन डायरेक्शंस में अपने आप ने इस हिसाब से अगर आगे बढ़ती है, उसे स्पॉन्टेनियस या इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो नेचुरल प्रोसेस है, अगर कोई रिएक्शन इरिवर्सिबल है, अगर वो स्पॉन्टेनियस है, तो ये कब तक आगे बढ़ती है? जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है तब तक। यानी कि spontaneous is a natural process tends to occurs in the given direction that reaches at equilibrium। यानी कि जब तक इक्विलिब्रियम आता नहीं है तब तक ये रिएक्शन आपने गिवन डायरेक्शन में आगे जाते रहती है। ये सब कुछ था अबाउट इरिवर्सिबल रिएक्शन। दोस्तों आज का जो मेन हमारा पार्ट है वो है एंट्रोपी। दोस्तों एंट्रोपी एक सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं। मानो आप क्लासरूम के अंदर हो, एक वेल डिफाइंड ऑर्डर से आपको बैठना पड़ता है। टीचर का बाइंडिंग होता है, कोई सिस्टम होती है, हर बैच के ऊपर एक एक कैंडिडेट बैठता है अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर। बट मानो जैसे आपकी स्कूल छूट जाती है, जैसे आपको कॉलेज छूट जाता है, व्हाट हैपन, आप इतने स्पीड से बाहर आते हो। आपने कभी देखा है? बचपन याद करो जरा। स्कूल से जब बच्चे बाहर आते हो तो इतना रैंडम से घूमते, इतने जोर से वो रैंडम इधर उधर घूमना जाते हैं। यानी कि दिस टाइप ऑफ रैंडमनेस, दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डरनेस इज कॉल्ड द एंट्रोपी। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट आपके सामने रख देता हूँ, द डिसऑर्डर और रैंडमनेस इज मेजर्ड बाय द एंट्रोपी। कोई भी सिस्टम का जो डिसऑर्डर है या फिर जो रैंडमनेस है, उस एंट्रोपी यानी कि यस इस सिंबल से बताया जाता है। अब एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ग्रेटर द रैंडमनेस ग्रेटर इज द एंट्रोपी। यानी कि अगर जितना ज्यादा रैंडमनेस बढ़ेगा उतना ज्यादा एंट्रोपी यहाँ पे बढ़ता है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने रख लेता हूँ, इसके बाद एंट्रोपी का पूरा कंसेप्ट आपका 100% क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सो लुक दिस एग्जांपल सबके सामने रखा है। Look at that ice convert into the liquid water। आइस में जो इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो वेल डिफाइंड है। हर मॉलिक्यूल अपने अपने लोकेशन पे फिक्स बैठने वाले, इसे मोर ऑर्डर या वेल डिफाइंड ऑर्डर कहा जाएगा। एंड इफ दिस आइस आर कन्वर्ट इनटू लिक्विड वाटर, व्हाट हैपन, देयर वेल डिफाइंड ऑर्डर इज डिस्टर्ब। यहाँ पर रैंडमनेस बढ़ रहा है। जितने मॉलिक्यूल्स आइस में कॉम्पैक्टली बैठे थे, वेल ऑर्डर से बैठे थे, उतना ज्यादा कॉम्पैक्टनेस, उतना ज्यादा ऑर्डर वो वाटर में फॉलो नहीं हो रहा है। यानी कि रैंडमनेस बढ़ रहा है, वो मॉलिक्यूल रैंडमली घूम सकते हैं। इसी का मतलब एंट्रोपी वहां पे इंक्रीज हो रहा है। यानी कि सिंपली यू कैन से दैट व्हेन आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड वाटर, एंट्रोपी गोज ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग। यानी कि रैंडमनेस और डिसऑर्डर जो मेजर करती प्रॉपर्टी, उसे एंट्रोपी कहा जाता है। कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रख लेता हूं दोस्तों। सपोज आइस में लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, एंट्रोपी राइज हो रही है। व्हेनेवर वाटर लिक्विड इवापोरेट हो रहा है, एंट्रोपी राइज हो रही है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखा दोस्तों, H2O2 कन्वर्ट इनटू H2O। इस रिएक्शन को आप लोग देख रहे हो, H2O2 का H2O और O2 में कन्वर्जन हो रहा है। यानी कि इस सिस्टम में इनिशियल जो रिएक्टेंट था वो लिक्विड में था। अगर हम लोग राइट साइड में अगर देखते हैं कि यहाँ पे H2O लिक्विड और गैस O2 बन रहा है, यानी इस सिस्टम में O2 बनने से, गैस फॉर्म होने से सिस्टम का रैंडमनेस बढ़ रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो डेल्टा एस आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो इट इंक्रीज हियर दैट कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो पॉजिटिव में आ रही है। यानी कि एंट्रोपी इंक्रीजेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ O2। इस एग्जांपल के बारे में हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे जो O2 फॉर्म हुआ है इस वजह से इस सिस्टम का एंट्रोपी राइज हुआ है। तो व्हेनेवर द एंट्रोपी इज पॉजिटिव, the reaction or the process must be the spontaneous। 2 plus O2
इट फॉर्म बाय H2O। अगर आप लोग रिएक्शंस को देख रहे हो कि H2 और O2 फॉर्म होके H2O बन रहा है। अब इस सिस्टम में देखो जरा, दोनों भी गैसेस फॉर्म में थे, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में है, O2 गैसेस फॉर्म में, और इन दोनों को कंबाइन करके अब यहाँ पे वाटर लिक्विड बन रहा है। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों कि अगर दोनों गैसेस है वो कंबाइन होकर लिक्विड बन रहा है तो इस सिस्टम का एंट्रोपी क्या होगा? एब्सोल्युटली इसका एंट्रोपी डिक्रीज होगा, क्योंकि वहां पे दोनों भी गैस फॉर्म के मॉलिक्यूल कंबाइन होके वो H2O यानी कि लिक्विड फॉर्म बन रहा है, एंड डेफिनेटली इसका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे फिक्स ऑर्डर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब एंट्रोपी इन द पर्टिकुलर केस गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे हम लोग देखते हो दोस्तों कि -3 to 7 आई है, and the entropy of the system goes on decreasing है। दोस्तों क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी के बारे में एक इक्वेशन आपके सामने रखा है राइट साइड, यानी एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, व्हिच क्यू ट्रांसफर कहा जाता है, एंड टू द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इन द केल्विन। यानी कि अगर हम लोग बोलते हैं कि डेल्टा एस की जो वैल्यू होती है वो प्रोपोर्शनल टू क्यू है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। डेफिनेटली यहाँ पे डेल्टा एस का यूनिट हम लोग अगर निकालेंगे तो जूल्स पर केल्विन आता है, बिकॉज क्यू अपॉन टी हमारे पास फार्मूला है कि डेल्टा एस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यू रेशियो एंड डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? अब ये सब बात होने के बाद इस टॉपिक का सबसे बेसिक पार्ट आपके सामने, सेकंड लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो एंट्रोपी के फॉर्म में दिया जाता है। अब सेकंड लॉ को पहले डिफाइन करेंगे, दैट इज हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रख दिया है। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हमने इसके पहले भी देखा है दोस्तों कि व्हेनेवर द सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस द एंट्रोपी गोज ऑन इंक्रीजिंग। यानी कि सेकंड लॉ का स्टेटमेंट किस तरह से आ रहा है, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इंक्रीजेस इन ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग है, एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन द जीरो। यानी कि डेल्टा एस टोटल यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग का मिला के जितना डेल्टा एस आएगा वो अगर जीरो से बड़ा है, वो अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो डेफिनेटली वो प्रोसेस वो सिस्टम स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। So the total entropy increases in a spontaneous process and that finally reaches equilibrium। यानी कि जब एंट्रोपी पॉजिटिव होगा तो सिस्टम स्पॉन्टेनियस रहेगी और इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगी, and the total entropy changes delta S total must be zero for a process at equilibrium। हमने लास्ट का पार्ट दूसरा रीड करेंगे आप लोग कि जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में अचीव होती है तब उसका डेल्टा एस होगा जीरो। डेल्टा एस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। इस तरह से सेकंड लॉ हम लोग डिफाइन करेंगे। दोस्तों इन तीनों टर्म्स को एक बार समराइज करके देख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप लोग देख रहे हो दोस्तों कि डेल्टा एस टोटल अगर ग्रेटर देन जीरो अगर है तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस टोटल अगर लेस देन जीरो अगर है यानी कि नेगेटिव अगर है तो प्रोसेस इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस। और हम थर्ड पॉइंट में देख लेंगे कि डेल्टा एस टोटल की जो वैल्यूज है अगर वो जीरो आते हैं तो डेफिनेटली द प्रोसेस आर इक्विलिब्रियम। यानी कि डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव अगर है, ग्रेटर देन अगर जीरो अगर है तो सिस्टम स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस टोटल अगर लेस देन जीरो अगर है यानी कि वो नेगेटिव अगर है तो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड इफ डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू अगर जीरो आता है तो डेफिनेटली वो जो प्रोसेस है समझ लेंगे कि वो एट इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे है। अब हमें गिब्स एनर्जी पे काम करना है दोस्तों, फिर बाद में हम लोग एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी का रिलेशन देखेंगे और आगे जाएंगे। तो दोस्तों गिब्स एनर्जी, जेडब्ल्यू गिब्स ने ये प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस की थी, इसलिए उसको डिनोटेड बाय द जी से कहा जाता है। तो गिब्स एनर्जी कैपिटल जी से बताई जाएगी। एक रिलेशन मैं आपके सामने रख लेता हूं, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। यहाँ पे हर टर्म्स का अपना मीनिंग है। जी इज ए गिब्स एनर्जी, एच इज एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, T is a temperature and S is entropy. And the change in the Gibbs energy at a constant temperature and the constant pressure is given by delta G is equal to delta H minus T delta S। कोई भी सिस्टम का जो टोटल एंट्रोपी चेंज होगा वो हम लोग देख सकते हैं कि डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू डेल्टा X सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग। जनरली डेल्टा S सिस्टम को ही डेल्टा S कहा जाता है, यानी कि डेल्टा S अगर मैंने लिखा तो इसका मीनिंग आता है वो सिस्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, यानी कि डेल्टा एस स्टैंड फॉर दैट तो वो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम से
हमने डेल्टा एस सिस्टम लिखा है या नहीं भी लिखा है तो भी कंसिडर एज वो सिस्टम की एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी है। अब हमें रिलेशंस निकालना है डेल्टा जी का और डेल्टा एस टोटल का। आप लोगों को पता है कि डेल्टा एस सराउंडिंग जो होता है वो डेल्टा एच अपॉन टी से दिया जाता है। अगर मेरे पास इक्वेशन फॉर्म करें सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस सिस्टम से। अब डेल्टा एस सिस्टम पे हम लोग लिख देंगे डेल्टा एस प्लेनली। अब हमें क्या करना है, डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस को डेल्टा एस लिख दिया, ओनली डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए हमने डेल्टा एच अपॉन टी की वैल्यू यहां पुट कर दी है, बिकॉज डेल्टा एस सराउंडिंग जो होता है वो माइनस डेल्टा एच अपॉन टी इस फॉर्मूला से दिया जाता है। इक्वेशन मिलता है टी डेल्टा एस इज इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। हमने क्या किया, सब इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड में भी टी से मल्टीप्लाई किया, राइट में मल्टीप्लाई बाय टी किया। हम इक्वेशन के साइन चेंज कर लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। यानी कि सिंपली हमने इक्वेशन में डाटा पुट कर दिए, उसको सिंपलीफाई अगर किया है और फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होती है। तो आप लोगों ने अभी देखा है कि माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा जी होती है। डेफिनेटली अगर हमने यहाँ पे डाटा पुट कर दिए तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी, देयरफॉर डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। इज दैट क्लियर? अब इस इक्वेशंस को अगर हमें डिफाइन किया है तो रिएक्शंस का स्पॉन्टेनिटी और डेल्टा जी का जो रिलेशन है वो एक बार देख लेंगे। राइट साइड में इक्वेशन आप लोगों को सामने रखा है कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। यानी कि एक बात यहाँ पे समझ लो, अगर कोई रिएक्शंस को अगर हमें स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस डिफाइन करना है तो उसका एंट्रोपी राइज होना चाहिए। यानी कि डेल्टा एस इंक्रीज अगर हो रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी का एग्जैक्टली रिवर्स है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव में आ रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। यानी कि डेल्टा एस एंड डेल्टा जी आर अपोजिट टू ईच अदर। इज दैट क्लियर? अब हम लोग देख सकते हो इफ डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी इज लेस देन 0, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव अगर है एंड डेल्टा जी अगर नेगेटिव अगर है तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। दोनों का कॉम्बाइंड फॉर्म मैंने आपके सामने रखा है। समझ में आया कि डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 अगर वो पॉजिटिव है एंड अगर डेल्टा जी लेस देन 0 अगर वो नेगेटिव है तो सिस्टम प्रोसेस मस्ट बी स्पॉन्टेनियस। अब सेकंड पॉइंट रिवर्स देखेंगे, इफ डेल्टा एस टोटल इज लेस देन 0, मतलब डेल्टा एस टोटल ए नेगेटिव है एंड डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा एस टोटल नेगेटिव है एंड डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। एंड द थर्ड वन इज डेल्टा एस 0 है, डेल्टा जी भी 0 है, तो वो जो प्रोसेस होगी एंटीइक्विलिब्रियम से। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा एस पॉजिटिव होना, डेल्टा जी नेगेटिव होना तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। एंड डेल्टा एस और डेल्टा जी दोनों भी अगर 0 आ रही तो जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में है। अब स्पॉन्टेनिटी का डेल्टा एच का जो रिलेशन है वो भी हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो बहुत सारे टर्म्स है, एक बार मैं आपके सामने पूरे वन बाय वन रख लेता हूँ और एक ही को पहले एक्सप्लेन कर लेंगे कि कभी कभी टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा, डेल्टा जी पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, इन सब टर्म्स को मेरे पास में 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूँ। वन बाय वन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला नंबर 1 से, सपोज केस नंबर 1, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर बोथ आर नेगेटिव। सपोज आपने पास में डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों भी नेगेटिव है, तो इस केस में क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। आप लोग जानते हो कि अगर कोई रिएक्शन अगर हमें स्पॉन्टेनियस है या नहीं बताना है तो उसका डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए। इक्वेशन आपके सामने कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। अब एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि डेल्टा जी हमें नेगेटिव में चाहिए अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बनाना है तो। ओके, अब केसेस में क्या है, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर नेगेटिव। इस केसेस में डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों भी अगर नेगेटिव है। इक्वेशन में देखो जरा, डेल्टा एच भी नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है। अब इस इक्वेशन में अगर डेल्टा एस की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो डेफिनेटली आप लोग समझ रहे हो कि देन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव ओनली व्हेन डेल्टा एच इज मोर नेगेटिव देन डेल्टा एस। ठीक है, अगर डेल्टा एस नेगेटिव अगर है तो डेल्टा एस के सामने नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा? तो डेल्टा एच ये बड़ा होना चाहिए। समझ में आया? तो ये कब पॉसिबल होगा? यहाँ टी की जो वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? यानी इस केसेस के अंदर बोल सकते हैं दिस इज पॉसिबल एट लो टेम्परेचर ओनली।
सिंपली आप लोग समझ रहे हो, इस इक्वेशन में अगर डेल्टा जी हमें नेगेटिव लाना है, डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों भी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। इज दैट क्लियर? एंड डेल्टा जी अगर नेगेटिव अगर है तो ये जो राइट साइड की फिगर मेरे पास है वो छोटी होना चाहिए, जिसका मतलब टेम्परेचर की वैल्यू लेस होना चाहिए। इट हैपन ओनली एट लो टेम्परेचर। तो बेसिकली व्हेन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर नेगेटिव, देन ओनली रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर हमें इस केसेस में कम रखना पड़ेगा जब डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों भी निगेटिव होते हैं। और जब रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस अगर है तो लो टेम्परेचर में स्पॉन्टेनियस होगी, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है? अब सेकंड, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव। अब इन दोनों केसेस में डेल्टा एच और डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव, हमने हेडिंग वहां पे लिखे नंबर 2 केसेस। अब हो सकता है कि दोनों भी अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट वही रिपीट है कि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए। रिएक्शन का इक्वेशन आपके सामने, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। अब ये डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव। इक्वेशन के अंदर डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव। सिंपली क्या हो सकता है, हमें इक्वेशन में देखना है कि टी डेल्टा एस वो बड़ा होना चाहिए। ये कब बड़ा होगा? टेम्परेचर अगर हाइयर होगा तो, क्योंकि हाइयर का रेशियो सामने आएगा। और अगर राइट साइड की फिगर माइनस टी डेल्टा एच जो है वो अगर बड़ी हो रही है तो डेल्टा जी ऑटोमेटिक माइनस आएगा, मतलब टी की वैल्यू हमें बड़ी रखना पड़ेगा। तो ये डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव, इट हैपन ओनली एट पॉसिबल हाई टेम्परेचर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब समझ रहे हो, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव, देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस ओनली एट ए हायर टेम्परेचर। मतलब डेल्टा एच और डेल्टा एच जब दोनों भी पॉजिटिव होते तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब बनते? हायर टेम्परेचर में। तब इन दोनों को समराइज कर लेंगे। अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों भी नेगेटिव है तो रिएक्शन लो टेम्परेचर में स्पॉन्टेनियस रहती है। और अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों भी पॉजिटिव अगर है तो रिएक्शन हायर टेम्परेचर में स्पॉन्टेनियस रहेगी। अब और दो केसेस बन सकते हैं दोस्तों, कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव है एंड डेल्टा एस पॉजिटिव है। देखो केस है, अगले टाइम हम लोग रिवर्स करेंगे तो कंडीशन करेंगे फॉर डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव। अब वही इक्वेशंस को एक बार रिपीट करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी ड्रेस आपके सामने। अब डेल्टा एच नेगेटिव दोस्तों और डेल्टा एस पॉजिटिव, यानी कि दोनों भी कंडीशन में डेल्टा एच नेगेटिव आएगा और यहाँ पे साइन नेगेटिव वैसा रहेगा, तो दोनों भी नेगेटिव है। अब इन दोनों नेगेटिव होने से टेम्परेचर चाहे कितना भी हो, डेल्टा जी तो नेगेटिव आने वाला है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेफिनेटली इट फॉलोज दैट डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर। यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव अगर है, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव अगर है तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस रहेगी रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर कम हो ज्यादा हो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही रहने वाली है। समझ लिया? नंबर 4 केस, फॉर डेल्टा एच पॉजिटिव एंड डेल्टा एस नेगेटिव केसेस में हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जी हमें नेगेटिव चाहिए, डेल्टा जी को इक्वेशन मेरे सामने रख दिया है। अब इन दोनों केसेस में देखो, डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, तो डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव है और डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। तो राइट साइड में सबके सब फिगर अगर पॉजिटिव अगर है तो डेफिनेटली डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। आप टेम्परेचर ज्यादा रखो टेम्परेचर कम रखो, डेल्टा जी नेवर बी the negative, and therefore delta G is always positive and such a reaction is not spontaneous at all the temperature। मतलब जब डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा और डेल्टा एस नेगेटिव आएगा तो टेम्परेचर का कोई भी डाटा रहो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होने वाली है। इज दैट क्लियर? तो ये चार टर्म्स आपके सामने मैंने रखे, फंक्शंस का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन हम लोग एक बार देखेंगे दोस्तों। सपोज कंसीडर करेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, इक्वेशन मेरे सामने दी है और एक इक्वेशन मैंने आपके सामने रखा था शुरुआत में कि जो डेल्टा जी हो रहा है तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो गिब्स एनर्जी होती है उसे डेल्टा जी जीरो लिखा जाता है और डेल्टा जी जीरो इज ए स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी हमने वहां पे क्वेश्चन किया। और यहाँ पे जो क्यू होता है दोस्तों वो है रिएक्शन कांस्टेंट है। तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमने क्या लिखा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू। अब क्यू की जो वैल्यू है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर टर्म्स कंसंट्रेशन में अगर है तो उसे क्यूसी बोलेंगे लेफ्ट साइड में, अगर वही टर्म्स अगर प्रेशर में अगर दिया जाता है तो उसे क्यूपी कहा जाएगा। एंड क्यूपी मतलब प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट।
तो दोनों भी इक्वेशन मैंने आपके सामने रख दिए। वन टर्म से क्यूसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कांस्टेंट टर्म दिया जाएगा और राइट साइड में जो आ रहा है वो क्यूपीए इनके प्रेशर के टर्म्स में वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हमने देखा है तो गिव्स एनर्जी एट इक्विलिब्रियम हमें सोचना है, गिव्स एनर्जी एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि जब भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है डेल्टा जी की वैल्यू 0 हमें लिखना है, और एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो QC होगा उसे हम लोग KC लिख सकते हैं, और जो QP होगा उसे हम लोग KP लिख सकते हैं। अब ये दोनों डाटा इक्वेशन में पुट करेंगे दोस्तों, 0 इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln Q, तो डेल्टा G0 होगा वो माइनस RT ln Q आएगा। और अगर हमें log ln Q को अगर log ऑफ बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो फैक्टर आप लोगों को मालूम है 2.303, और इस तरह से डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 log ऑफ Q आएगा। तो दो इक्वेशन मैंने आपके सामने रख दिए कि डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 log ऑफ K से ऐसा बोल सकते हो, या फिर डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 log ऑफ KP बोल सकते हो, प्रेशर के टर्म्स में या कांस्टेंट टर्म्स में। दोस्तों 20 के बेस के ऊपर बहुत सिंपल प्रॉब्लम आपके सामने आती है। इसको एक बार आप लोग अगर देख रहे हो कि एक प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रखा है, शो दैट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, कुछ वैल्यूज हम लोगों ने दी, डेल्टा एस दिया है, डेल्टा एस दिया। सिंपल इक्वेशन आपके सामने पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वेशंस होता है। सब डाटा पुट करने के बाद में डेल्टा एच की वैल्यू पुट कर दी, टेम्परेचर पुट कर दिया है, डेल्टा एस की वैल्यू अगर पुट कर दिए और अगर हमने उसको सिंप्लीफाई किया है तो हमें जो इक्वेशन मिलता है उसका जो आंसर है वो आता है माइनस 126 किलो जूल से। अब डेल्टा एच तो अगर आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें डेल्टा जी की वैल्यू माइनस 126 आती है, and if delta G value is negative, reaction is spontaneous. तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बन गई, और डेल्टा एच वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, एंथैल्पी अगर चेंज नेगेटिव आ रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों को पता है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो इस केस के अंदर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और एक्सोथर्मिक है। और एक प्रॉब्लम आपके सामने रख लो तो दोस्तों, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। वही वैल्यूज आप लोगों को सामने दी गई, इक्वेशन वही है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सब डाटा पुट कर दिया हम लोगों ने और फाइनल आंसर निकाला डेल्टा जी का, और वो डेल्टा जी आया मेरे पास प्लस 82.5। आप लोग बता सकते हो दोस्तों कि डेल्टा जी इज पॉजिटिव, रिएक्शन मस्ट बी नॉन स्पॉन्टेनियस। और यहाँ पे जो डेल्टा एच आप लोगों को दिया है वो प्लस 50 दिया है, इससे आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि डेल्टा एच वहां पे पॉजिटिव आया है। एक रिएक्शन आपके सामने दी CH4 प्लस H2 इक्वल टू C2H6 और Kp दिया है और कैलकुलेट डेल्टा जी पूछा है। तो सिंपली आप लोगों को पता है कि डेल्टा G0 जो वैल्यूज होती है वो आप लोग माइनस 2.03 टी लॉग ऑफ Kp से दिया जाता है। सब डाटा पुट कर देंगे दोस्तों, R की वैल्यू आप लोगों को दी है, T की वैल्यू आप लोगों को दी है, Kp आप लोगों को दिया है। अब Kp का हमें पहले लॉग लेना है, उसको लॉग लेके सिंप्लीफाई कर देंगे। अब पूरे के पूरे फिगर्स का लॉग लेते हुए उसको अगर हमने सॉल्व किया है तो आंसर आता है 100 किलो जूल्स पर मोल। अब इससे आप बता सकते हो कि वो जो रिएक्शन है उसका स्पॉन्टेनिटी होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और भी एक रिएक्शन मैं आपके सामने रख लेता हूँ दोस्तों कि MgCO3 इट कैन बी यूज्ड MgO प्लस CO2। सबके सब रिएक्शंस के डाटा अगर पुट कर देंगे तो यहाँ पे चेंज आता है कि जो Kp की वैल्यू है 9 × 10⁻⁻10। अब यहाँ पे जो हमारे पास लॉग आता है वो आता है बार के अंदर दोस्तों, और अगर वो बार में आता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दैट इज वो जो फिगर्स होगी वो बार 10 में आएगी, और बार 10 की वैल्यू को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा नेगेटिव में अंदर। तो वो वैल्यू मेरे पास आती है -9.0458 +1 -1 का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, और तब जाके माइनस पर यहाँ पे पूरी डाटा प्लस होगी, और सबको अगर हमने सिंप्लीफाई किया है तो डेल्टा G0 जो मेरे पास आएगा वो आएगा 5162 जूल, या फिर उसको बोल सकते हैं 51.62 किलो जूल पर मोल। इस तरह के बहुत सिंपल प्रॉब्लम इस पूरे एरिया के ऊपर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पूरे प्रॉब्लम के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। आई होप एंजॉय द सेशन। थैंक यू।